सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉर रूम से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आपसे थोड़ी देर पहले एक मरतबा फिर हमने देखा है कि झूठे भारत की जानिब से झूठा मनगढ़ंत दावा एक बार फिर से सामने आया है और इस बार अमृतसर के बाद निशाना है मकबूजा कश्मीर। कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में पता नहीं क्या हो गया है, पाकिस्तान की जानिब से कौन से मिसाइल दाग दिए गए हैं, पठानकोट पर हमला हो गया है। इसके साथ साथ JF-17 और 16 गिरने की भी वो इतला दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा इस पर कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर खबरें एक बार फिर झूठ का पलंदा साबित हुई हैं, फेक न्यूज़ साबित हुई है हमेशा की तरह। और नाज़रीन, इसके अलावा ये भी है कि आज बड़े अहम राबते भी हुए हैं। एक बार फिर मार्को रूबियो की जानिब से राबता किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। इसके अलावा बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR की जानिब से इसहाक डार के हमरा कर दी गई है। वाज़े कर दिया गया है कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर दुनिया देखेगी। भारत के मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को खुद नशर करेगा और बताएगा कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा रिटेलिएट किया गया है, कैसा जवाब दिया गया है। तमाम तर मामलात पर, तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारा पैनल। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीनियर रैंकर पर्सन एनालिस्ट नादिया मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया, वेलकम करेंगे एक बार फिर आप दोनों को। मिर्जा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अमृतसर के बाद ये एक और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और इनकी मीडिया की जानिब से इस तरह के प्रोपेगेंडे अब कोई नई बात नहीं रही है। ये शायद अभी तक बॉलीवुड की फिल्मों की दुनिया में रह रहे हैं, इनको हकीकत का अभी तक मालूम नहीं है, इनको नहीं मालूम कि सोशल मीडिया का दौर है, सैटेलाइट का दौर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो छुप जाए। उसके बावजूद इस तरह का प्रोपेगेंडा और फिर उसमें हजीमत का सामना इनको करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो ये कोई छुपाने की बात तो है नहीं, और ना ये कोई शर्माने की बात है, ना ये शर्मिंदगी की बात है, ये तो बताने की बात है और फ़ख्र की बात है। तो इसलिए पाकिस्तान कभी भी ये नहीं करेगा कि पाकिस्तान हमला करे और उसको छुपाए या उसको छुपाने की कोशिश करे। एक्चुअली जो आप बात कर रही थी, आई थिंक दैट द राइट वे, कि वो एक एक्सक्यूज़ और बनाना चाह रहे हैं कि अपने किसी भी जारियत के लिए या किसी जारे कदम के लिए, सो दैट जब उठते हैं कोई एक्सेसेस जो हैं वो कमिट करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, LOC को क्रॉस करते हैं, तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ होगी कि हम तो जी रिटेलिएट कर रहे हैं। अभी दिन को उन्होंने ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि जी वो अमृतसर और बाकी इलाकों में एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई उनने। आपने देखा होगा कि जो फ़ोटोज़ आए हैं, जो उन्होंने कोई प्रोजेक्टाइल्स के टुकड़े दिखाए हैं, वो ऐसे ही है जैसे किसी ने तोड़ के रखा हो। इट इज़ कम्प्लीटली ओके, कोई देखने में बुरा नहीं लगता। वेयर जो प्रोजेक्टाइल फायर होता है, उसको आग भी लगी होती है, उसका रंग भी बदला होता है, वो टेढ़ा-मेढ़ा भी हुआ होता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो सिंपली सेड जी कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर एक्सक्यूज़ेज़ कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो उसको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि शायद वो सारा कुछ जो करेंगे वो सेल्फ डिफेंस में है। वेयरएज़ पहले भी उन्होंने एब्रोगेशन की है, जो बर्डन है ऑफ स्टार्ट ऑफ द वॉर वो उन्हीं पे जाता है और अभी भी उन्हीं पे ही जाएगा। तो ये आई एम श्योर दैट उनका ये फेक जो न्यूज़ है ये भी कामयाब नहीं होगी, जैसे उनका फॉल्स फ्लैग कामयाब नहीं हुआ। सही, ठीक है, साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल भी हमें इस दौरान ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी जाने बढ़ना चाहूँगी। अब कहिएगा, आप नहीं समझते कि ये वो वक्त है कि जो अब बाकायदा तौर पर सोच कर समझ कर, जिसको कहते हैं ना, सावधानी के साथ कदम उठाना चाहिए। उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से बार बार प्रोपेगेंडा और उसके बाद फिर हजीमत का सामना, सारी चीज़ें बाउंस बैक हो रही हैं, दुनिया को पता चल रहा है किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है। और अमृतसर पर ये जो अटैक करके इनकी बातें कर रहे थे, इससे लग ये रहा है कि शायद जो हमारे साथ सिख कम्युनिटी खड़ी है, सिख बरादरी खड़ी है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा उनके मुखालिफ खड़े हो जाएं, उसमें फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है। फिर इस अटैक की जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो मनगढ़ंत खबर फैलाई गई है, इससे लग ये रहा है कि कश्मीरियों का दिल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा तो एट द एंड कुछ हो नहीं रहा, उल्टा इनको ही अजीमत का सामना करना पड़ा है। अब क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी खिफ़त मिटाएगा, क्योंकि रोज़ाना हम देख रहे हैं कि यही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और फिर बाउंस बैक होकर दोबारा से हम देखते हैं कि इंडिया को, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ता है और सर उसका शर्म से झुक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजीमत तो उनको होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, जिनकी इज्जत नहीं होती उनको कोई हजीमत का शिकार नहीं होता। आप जो दुनिया की बात करनी है कि दुनिया जो है वो, दुनिया तो रोटी को चोची कहती है ना मेरी बहन।
दुनिया जो है मासूम है, बेचारी छुनछुना लेके चलती है, उनको पता नहीं चल रहा, ना उनके पास सैटेलाइट्स हैं, ना उनके पास इंटेलिजेंस है, ना उनके पास डिप्लोमेटिक जो है वो कवर मौजूद है, ना उनके पास आर्मी है, ना वो खबरें पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, पानी बंद हो चुका होता है और फिर भी दुनिया जो है वो बहुत आपके लिए अच्छे कलमात अदा कर रही है। दुनिया जो है बेचारी मासूम थी, उसको पता ही नहीं चला कि भारत की बैकिंग के ऊपर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को ज़िबा कर दिया गया बेदर्दी से। दुनिया को पता ही नहीं चला कि कुलभूषण यादव आ गया पाकिस्तान में और उसका एतराफ़ी बयान भी आ गया और आईसीजे के अंदर 9 साल से केस भी चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दुनिया को पता नहीं है, दुनिया मासूम बेचारी ऐसे छुनछुने लेके फिर रहे हैं, इस टाइम पे वो गाड़ियों से खेल रहे हैं। दुनिया को मालूम नहीं है कि बीएलए जो है दुनिया की 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम है, हालांकि खुद अमेरिका ने उसको 5वें नंबर का बोला। दुनिया को पता ही नहीं है कि उनकी लीडरशिप जो है वो जनीवा में बैठी हुई है। ओहो हो, कितनी अच्छी दुनिया है, उन बेचारों को पता ही नहीं है। यही उसामा बिन लादेन बैठा होता जनीवा में, उसके घर का एड्रेस पता होता तो फिर आप देखते कि क्या दुनिया को पता। दुनिया बेचारी को नहीं पता कि टीटीपी जो है वो किसकी बैकिंग से चल रही है। दुनिया बेचारी तो कुछ नहीं, दुनिया को 1948 से जो यूनाइटेड नेशन में 18 रेजोल्यूशन आ चुके हैं, दुनिया को उसको भी नहीं मालूम कश्मीर के ऊपर जो है क्या हो रहा है। दुनिया को नहीं मालूम कि टाडा पोटा और स्पेशल पावर्स एक्ट जो है लगा दिए गए। दुनिया को नहीं पता चला कि यूनाइटेड नेशन की दोनों करारदादों को उसने रद्दी की टोकरी में जो है वो उठा के फेंक दिया, आर्टिकल 370 और 35A को। दुनिया को नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो राजनाथ सिंह ने जो अपने मुंह से बयान दिया हुआ है, जो एक्सेप्ट किया हुआ है टीवी के इंटरव्यू के अंदर कि जनाब पाकिस्तान में मैंने 18 लोगों को टारगेट किलिंग किया। दुनिया को नहीं मालूम कि जस्टिन ट्रूडो के मुल्क में कनाडा के अंदर जो है बाकायदा रॉ ने जो है वो कत्ल करवा दिया निजर सिंह का। दुनिया को नहीं मालूम अमेरिका के अंदर जिसकी अदालत ने खुद जो है अमित शाह का नाम लिया कि पन्नू सिंह की प्लॉट जो कत्ल के प्लॉट के अंदर, दुनिया को नहीं मालूम कि 9 लोगों को जो है कतर में फांसी की सजा सुनाई गई जासूसी के इल्जाम के अंदर। दुनिया को नहीं मालूम कि बरतानिया में क्या हुआ। दुनिया मासूम है, हम अच्छे बच्चे हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम जो है वो नेकी चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, हम अमन की आशा चाहते हैं। वो आपके 2 दिन के अंदर 15 जो मेन आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन कर चुके हैं। दुनिया को नहीं मालूम कि पाकिस्तान पे 24 मिसाइल जो है वो दाग दिए गए। दुनिया को नहीं मालूम कि 57 मुल्क जो थे उनके एयरलाइनर जो है उस टाइम पे पाकिस्तान की फजा से गुजर रहे थे। दुनिया को नहीं मालूम कि पाकिस्तान के 2 दिन में 35 लोग शहीद हो गए, जिनमें 7 साल के बच्चे भी शामिल हैं। दुनिया को कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पॉइंट आप रेस कर रहे हैं कि दुनिया को वाकई कुछ नहीं मालूम, भारत को ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नादिया, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। उनका मीडिया देख लें, उनकी फ़ौज देख लें, उनकी सरकार देख लें अगर हम, या फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी देख लें, तो तमाम तर लोग एक ही तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। कोई एक भी इनमें से अक्लमंदी का मुजाहरा करता नज़र नहीं आ रहा। कोई एक तो हो जो इनको शटअप कॉल दे, इनको रोके कि भाई बहुत हो गया है, अब ज़रा अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ो। जाहिर है ये एक दुनिया है, इसको सब देख रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मारू। आपने उनके मीडिया की बात की तो मेरा ख्याल है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप पहलगाम अटैक के बाद उनका मीडिया कंपेयर करें और हमारे मीडिया को कंपेयर करें तो हमारा मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को डिनाइल भी किया, चीज़ें पे भी आई। हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा कि जी हम जंग नहीं चाहते, हम पहल भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की हमेशा ये स्ट्रेटजी रही। लेकिन अगर उनके मीडिया की बात करें तो वो तो वॉर हिस्टोरिकल मीडिया बनकर सामने आया। और मुझे तो ये लगता है कि शायद उनकी अपनी गवर्नमेंट को और मोदी को इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया कि उनकी मोदी सरकार ये भूल गई कि उनका मुकाबला किससे है। जबकि माजी में उनको पता है कि उनके साथ क्या हो चुका है। 2019 में किस तरह से अभिनंदन को चाय पिलाई गई थी और आज GDISP ने उसका हवाला भी दिया। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि वहाँ पर चूँकि मोदी का, हम अगर बैकग्राउंड की बात करें, बुशर ऑफ गुजरात, कौन नहीं जानता उनको, बुशर ऑफ गुजरात के नाम से वो जाने जाते हैं, उनकी पहचान है। यही वो अमेरिका था जो उनको वीजा नहीं देता था और उनको अलाउ नहीं करता था कि वो अमेरिका के अंदर एंटर हो। लेकिन बहरहाल ये माजी है, अगर आपने माजी से कुछ सबक नहीं सीखा है तो उसमें गलती हमारी नहीं है, गलती उनकी है। अब बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो, मैं इतना जरूर कहूँगी कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक है। चाहे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम जिन ऑपरेशन के लगा रहा है या जिन अटैक्स के लगा रहा है, जिन फॉल्स
फ्लैग ऑपरेशन के लगा रहा है, उसकी आड़ में वो बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कुछ करना चाहता है और वो शायद बहुत कुछ करेगा भी। हम जो बात कर रहे हैं ना कि हम देखिए, जब पहले मिसाइल अटैक हुए उसके बाद बड़ा कैटेगोरिकली DGI ने भी कहा, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी कहा कि हमने तो अभी जवाब दिया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अपने आप को डिफेंस करते हुए, अपना डिफेंस करते हुए हमने उसको रोका है। जो हमने उनके जहाज गिराए, जो उनके राफेल गिराए, उसको ज्यादा अच्छा नाम जो है हम राफेल का दे सकते हैं। तो हमने तो अभी जवाब देना है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान ने ये कर दिया, अमृतसर ये कर दिया, फिर जब अब मकबूजा कश्मीर में ये कर दिया, तो भाई उनको ये कहे कि पाकिस्तान तो डे फर्स्ट से कह रहा है कि हमने ये करना है। तो जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने ये करना है, जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। सॉरी, तो मेरा ख्याल है इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि पाकिस्तान करने के बाद छुपाएगा। उसकी वजह एक और है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम, पूरी अवाम, जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की अवाम 25 करोड़ जो इस पाक फौज के पीछे खड़े हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। आपको याद है कि इस मिसाइल अटैक से पहले, बल्कि अब तक टीम्स बन रही थी, लोग मजाक बना रहे थे, इंडिया को कुरियाम दावत दे रहे थे कि आओ जी हम पे अटैक करो। तो अभी तो हम अवाम जो है वो इनके साथ खड़ी हुई है और अवाम का ये प्रेशर है। देखिए, अवाम तो इंतजार में है कि हम सख्त तरीन जवाब उनको कब देते हैं। बिल्कुल नादिया, आपने देखा होगा भी हाल ही में जब परसों से हम ये चीज़ देख रहे हैं, एक रोज़ कबल से जब ये सारा मामला दोबारा से गर्म हुआ है और ये स्ट्राइक की गई है, तो अब बाकायदा तौर पे हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी जानिब से ऐसी ट्वीट्स की जा रही हैं, ऐसी पोस्ट की जा रही हैं कि जवाब दो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रिटेलिएट करो। यानी हमारे अवाम बिल्कुल तैयार हैं, उनको मालूम है कि ये रिटेलिएशन होना है। तो हमारी तो होना है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हमारी अवाम का हमारे फोर्सेस पर ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई आप जवाब दें, बहुत तगड़ा जवाब दें, इनको सही का जवाब दें, सख्त तरीन जवाब दें, हम आपके पीछे खड़े। तो सोचने की बात है कि जब उस मुल्क की अवाम चाह रही है, वो उस मुल्क की अवाम आर्मी के पीछे, फोर्सेस के पीछे खड़ी भी है। DGI कहते हैं कि हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, और अगर हमने जवाब दिया तो हमें छुपाने की जरूरत क्या है? या तो हम ये कहना कि जी डर गए, हम जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, नहीं जी हम अमन चाहते हैं, नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हम भारत कहे ये बात कि जी हम जो कर रहे हैं वो हम बता नहीं रहे हैं, हम तो टंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो इस कैफियत में ये जो वॉर हिस्टेरिकल वाली जो उसकी सिचुएशन होती है, वो उसमें इतना आगे निकल चुका है कि अब उसके लिए शायद पीछे हटना वाकई मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी, और मैं इस वक्त अवाम की आवाज बन के ये बात करूंगी कि खुदा के लिए जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है, हमें उससे एक कदम, एक चीज आगे बढ़ के करनी होगी, और इस वक्त वाकई इंडिया को ऐसा जवाब दे कि फिर वाकई दुनिया देखे, जिस तरह से DGI ने कहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं रज़ा मोहम्मद साहब। जिस तरह से आज DGI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा सा हमने देखा है कि जो आवाम में एक तशवीश पाई जा रही थी कि क्या सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, क्या जवाब नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बड़ी चहमा गोइयाँ थी। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की जो बयान था दो रोज़ कबल का, उससे थोड़ा सा लग ही रहा था कि पाकिस्तान शायद अब थोड़ा सा बैक करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमन ख़राब हो, खित्ते का अमन जो है वो मुतासर हो। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया गया कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो दुनिया देखेगी, और उसके लिए किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हमें भारत को किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया खुद रिपोर्ट करेगा, वो इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट होगा। वेरी राइटली सेड मिस। सबसे पहली बात तो ये ना जी कि आप यू आर फ्रस्ट्रेटिंग द एनिमी, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है मिलिट्री स्ट्रेटजी में कि एनिमी गेस करता रहे कि आपने करना क्या है। और इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए हमें और हमारी कौम को कि जिन लोगों ने रिटेलिएट करना है, जिन लोगों ने इसकी रेट्रीब्यूशन देनी है और इफ़ेक्टिव एंड मैसिव रेट्रीब्यूशन देनी है, दे एग्जैक्टली नो कि कब कहाँ पे क्या करना है, कि किस जगह को टारगेट करना है, किस चीज़ के साथ करना है और किस इंटेंसिटी के साथ करना है। अब वो एनिमी अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में उससे और गलतियाँ भी हो रही हैं जो दुनिया सारी के सामने उनको शर्मिंदा कर रही हैं। जैसे अभी अब्दुल्ला गुल साहब पहले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी दुनिया इतनी भोली तो है नहीं कि उनको ये पता ना हो। तो उन्होंने जो बात की उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये बड़ा प्राउडली कन्फेस किया हुआ है मोदी साहब ने भी और अजीत डोवल साहब ने भी, कि मोदी साहब ने कन्फेस किया जी कि हमने 71 में पाकिस्तान तोड़ा, मुक्ति बानी क्रिएट की। डोवल साहब ने बड़ी प्राउडली कहा है जी कि हम पाकिस्तान में जो TTP और BLA उनको सपोर्ट करते हैं। तो जब सारी दुनिया को ये पता है
तो हमें किसी को और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बट एक चीज़ है जो उनको बचा रही है, वो उनकी रेलेवेंस। उनकी रेलेवेंस फॉर दी अमेरिका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हियर इन द रीजन टू कंटेन चाइना। तो वो अमेरिका ये समझता है कि इंडिया जो है उनका बुलवॉक है टू कंटेन चाइना, तो उसकी वजह से बहुत सारी उसकी ना सही चीज़ें भी सही मान ली जाती हैं। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, नो डाउट इन दैट कि पाकिस्तान इज़ रेडी, पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड, और पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक, ऑल द फोर्सेस कमांडर एंड नीचे जवान और ऑफिसर, दे आर ऑल रेडी। और मेरे ख्याल में तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमने करना क्या है और कब करना है। सिर्फ ये है कि एनिमी फ्रस्ट्रेट होकर गलतियां कर रहे हैं, और हम अपना सब्र के साथ अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे बहुत इफेक्टिव स्ट्राइक्स करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कल की बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 9th में, पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल भी अगर देखें तो अभी कल बड़ा एक डेलीगेशन आने वाला है, IMF का एक बड़ी डील होने वाली है और उसको भी सबूताज करने की कोशिश की गई है मोदी की जानिब से। इससे पहले हमने देखा कि खतूत लिखे गए, टेलीफोनिक राब्ते किए गए अमेरिका में और कहा गया कि ये सारी चीज़ें रोकी जाएँ, बल्कि न सिर्फ ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया था फैटिफ की, उसमें दोबारा से कोशिश की गई है कि उसका नाम डालेंगे, और पूरी दुनिया में मोदी गाता फिर रहा है, उनके सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें हैं। क्या समझ रहे हैं कि ये जो इस वक्त टेंशन ज़्यादा माहौल दोनों ममालिक के दरमियान चल रहा है, कशीदगी है, ऐसे में IMF की जानिब से क्या स्टेप लिया जाता है? गो कि हमने देखा कि जो IMF के डायरेक्टर हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक प्रोग्राम है, इसमें पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ इसी तरह से रवाबित कायम रखें जिस तरह से अभी हम हाल ही में रख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मई का, आपने 9 मई का जिक्र किया, ये कहानी शुरू होती है 9 मई से लेके 7 मई तक की। ये बड़ी एक ख़तरनाक दास्तान है। 9 मई को भी जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान फौज को डी न्यूक्लियराइज करना चाहते थे, डी मिलिटराइज करना चाहते थे, डी इस्लामाइज करना चाहते थे और डी लिंक करना चाहते थे चाइना के साथ, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रोथ ना कर हो सके उसकी। उसके बाद 7 मई को जो हुआ वो भी यही है। उसमें क्योंकि उनको नाकामी हुई, उसने जो अपने गुमाश्ते थे उनके जरिए जो प्लानिंग की थी वो कामयाब नहीं हुई और ये कौम फिर एक दफा यकजा हो गई। जब यकजा हो गई तो मजबूरन जो है मोदी को फिर ये 7 मई करना पड़ा। तब भी दुश्मन भारत था, मुक्ति भानी के पीछे भी दुश्मन भारत था और आज भी दुश्मन भारत है। ये जब तक कि आप इनकी इकोनॉमिक लाइंस को हिट नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे, इनके पास पैसा आता चला जाएगा और ये आपके लिए दर्द सर बने रहेंगे और ये आपके ऊपर जब तक कि आपको कॉलोनाइज नहीं कर लें। उन्होंने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन वादे कर दिया जब उन्होंने पार्लियामान की बिल्डिंग के ऊपर जो नक्शा लगाया उसके अंदर पाकिस्तान शामिल है और उसका नाम उन्होंने अखंड भारत रखा है। दूसरी बात IMF और वर्ल्ड बैंक की। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है और यूनाइटेड नेशन, ये जो है अमेरिका की बांदियां हैं और ये अमेरिका के कहने पे चलती हैं। आपने देख लिया, अमेरिका ने कोई पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आज भी अमेरिका, इस्राइल और भारत एक है। ये में हीरोन ड्रोन आए, ये वही ड्रोन है जो चंद दिन पहले, ये रजा साहब जानते होंगे इसको, चंद दिन पहले इन्होंने जब इंडियन आर्मी वालों ने इसको उड़ाया तो अपने ही पोस्टों में, चेक पोस्टों में दे मारे और उससे इनके कई फौजी जो थे वो जख्मी हो गए और 2 गालिबन जहन्नम वासिल हुए। आज अचानक इतनी प्रिसीजन के साथ ये रावलपिंडी तक, लाहौर तक और चकवाल तक और दीगर शहरों में, मलीर में, कराची तक, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, छोर तक ये कैसे पहुंच गए? इसका मतलब है कि वो जो 70 इसराइली जो पहलगाम के वाक़े के बाद वहां पहुंचे, वो उनके पायलट हैं, वो वहां बैठ के कंट्रोल सेंटर में ये उड़ा रहे हैं। ये याद रखिए कि ड्रोन जो है वो कहीं से भी उड़ सकता है, उसको सिर्फ रेडियो सिग्नल चाहिए। इसका मकसद क्या है वो भी समझे। लेकिन पहले IMF के ऊपर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी इस टाइम पे अमेरिका के लिए एक सोने की चिड़िया है। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात, अमेरिका को किसी से खतरा नहीं मां सवाए चीन के साथ। उनको मालूम है कि चीन को अगर हमने कंटेन करना है तो नरेंद्र मोदी की हर किस्म की गलत जो पॉलिसियां हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी जो है उसके ऊपर आंखें बंद कर लेनी है, जो जैसे कि इसराइल के जराइम के ऊपर उसने जो है वो बंद कीनी है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में
इस टाइम पे सबसे ज्यादा खुश राफेल के गिरने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा वो खुश है, वो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए क्योंकि उसको 80 बिलियन डॉलर का वो मुल्क नजर आ रहा है जो बजट है जिसका 80 बिलियन डॉलर, और वो असले का खरीदार है। और उसने अभी F-35 जो थे वो इनको ऑफर किए, जबकि नॉन नेटो एलाई मुल्क है, उसके बावजूद F-35 उनको दिए। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात यहाँ पे, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल ये जो सवाल आप करें ना, इससे मेरे माइंड में सवाल ये है कि इस हवाले से कोई डील चल रही है, क्योंकि ये खबरें भी आई थी, क्योंकि जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा था ट्रंप की जानिब से मोदी को कि वो ये परचेज करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा महंगा जहाज है, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो अब ये इस हवाले से क्या खबर है कि ये अभी इन लोगों की कोई डील चल रही है, या इस पर कोई बात हो रही है, या इस तरह का ये फॉल्स फ्लैग करके तवज्जो हटा के और फिर उसको गेन करना चाह रहे हैं? अगर राफेल कामयाब हो जाता और ना गिरता तो आप मुझे बताएं कि क्या F-35 की डील मैच्योर हो सकती थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर इसका, और दुनिया में F-35 की जो मार्केट थी वो नीचे चली जाती और राफेल की ऊपर चली जाती। 82.5 मिलियन डॉलर का एक F-35 जहाज है। डिफेंस डील तक जो है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को अभी ऑफर की है। अगर नरेंद्र मोदी जो है झूठे मुंह अभी हाँ कर दे F-35 की डील के ऊपर, तो देखें कि सुबह IMF के वफ्द जो है वो पाकिस्तान आएगा ही नहीं। आप देख लें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली साथ ही रहिएगा। नादिया, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया अब्दुल हमीद गुल साहब ने। मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि ट्रांसमिशंस में या प्रोग्राम्स में इस पॉइंट पर बात करूं। आज ये पॉइंट सामने आया है। क्या समझ रही हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, जेडी वेंस का बयान हम देख चुके हैं। ट्रंप का सबसे पहला बयान जब आया था तो उनकी जानिब से कहा गया दोनों ममालिक के अपने मफादात हैं, अपने सारे मामलात हैं, खुद ही हैंडल करें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, थोड़ा सा उन्होंने इंटरवीन किया और फिर थोड़ा सा उन्होंने हल्का हाथ रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इंडिया को भी अब सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट उठाया गया है राफेल के हवाले से और जो हैवी जेट्स हैं इनके हवाले से, क्या देख रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी कोई खबर मौसूल हो सकती है, इस तरह की कोई डील मैच्योर हो सकती है, या इसके चांसेस अब ख़त्म हो गए? नहीं, चांसेस तो बिल्कुल खत्म नहीं हुए, डील मैच्योर हो सकती है। लेकिन देखिए ना, पहली दफा ऐसा हुआ है कि राफेल तैयारा जो है वो गिरा है, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम। और मेरा ख्याल है यही वजह है क्योंकि जो शेयर्स हैं वो आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसके शेयर्स गिरे और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने पैदा हुई। लेकिन देखिए, इसके अलावा भी जिस डील की आप बात कर रही हैं वो डील डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि चांसेस उसके ख़त्म नहीं हुए हैं, वो चीज़ आगे चल सकती है। और सॉरी, अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर दें क्वेश्चन अपना मारूफ। एग्जैक्टली नादिया, बस मैं यही बोल रही थी कि जिस तरह से भी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कह रहे थे कि ट्रंप की जानिब से पहले भी, आपको याद होगा जब वो इख्तिदार में आए थे तो मोदी को बुलवाया गया था, गो के ये पोर्ट्रे किया गया था कि जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली, आप ट्रंप की बात करिए। देखिए, शुरू में क्या सबसे पहला जो स्टेटमेंट था, ना भूलें, वो ट्रंप ने कहा कि दिस इज शेमलेस। आपको याद होगा जब उसे सवाल किया गया कि भारत ने इस तरह से अटैक किया है। और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है, स्पेशली अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, जो इंडिया के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, वो ये बात जानते हैं। लेकिन आप शेमलेस भी कह रहे हैं, आप ये चाह भी रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ दोनों जगह पे अमन हो, लेकिन उसके बाद आप इंडिया को थपकी भी दे रहे हैं एक तरीके से। आप ये देखें कि इससे पहले भी वाकयात हमारे यहाँ हुए हैं, 2019 का हुआ है, या उससे पहले जब भी टेंशन शदीद किस्म की होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो कहीं ना कहीं से एक इंटरवेंशन होती है। और दोनों, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम उस स्टेज पर या उस नहज पर जाना ना भारत अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो इस तरह जो एस्केलेशन की सूरत हाल है वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि सेंसिटिव भी है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होती जा रही है। आज जिस मार्को रूबियो का आप रेफरेंस दे रही है कि बात कर रही थी अभी, उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब से भी, और उन्होंने वहाँ पर इंडिया से भी रब्ता किया। लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको बताया कि हम तो नहीं चाहते थे, हमें वॉर नहीं चाहते थे, इंडिया ने जारियत का मुजाहरा किया है। अब ये जो तमाम चीजें हैं, इसमें जो रोल है, मुझे नहीं लगता कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस वक्त अमेरिका भी शायद जिस तरह से पुश कर रहा है इंडिया को और जिस तरह से साथ खड़ा है, और मैं तो ये समझती हूँ कि जो कुछ इंडिया ने रात में किया कि उसने इतने शहरों पर इंटरनेशनल बॉर्डर को की वायलेशन उसने की, उसके बाद शहरों पे उसने ड्रोन किए, ड्रोन हमने गिराए, मगर
कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी को तो ऐसा सूट करता है। बिल्कुल बात नादिया, ये है मैं कि आपका हमें पॉइंट थोड़ा बिल्कुल सा समझ रही हूँ। larger, रज़ा साहब की जानिब मैं इस पॉइंट को लेके जाना चाहूँगी। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमने देखा कि जिस तरीके से वॉयलेशन की गई है, रूल्स तोड़े गए हैं, और अब पूरी दुनिया ने इसको देखा भी, क्योंकि ये तो अब हद हो चुकी है ना। अब तो ये हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी जगह अगर कोई और मुल्क होता, ये इंडिया ना होता, भारत ना होता, कोई और मुल्क होता, तो आप देखते हैं कि दुनिया का क्या इस पर रिएक्शन होता। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका का इसके ऊपर किस तरह का कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया के मामले में ऐसा नहीं होता। हाँ, मारूफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं इसको थोड़ा-सा पॉइंट को एक्सपेंड करूँगा जो पहले मैंने शुरू किया था। अगर आप देखते हैं तो इस वक़्त जो दुनिया है वो डोमिनेटेड है ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन से, और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के जो लोग हैं, जो 2 कंट्रीज़ हैं, वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ये समझता है कि चाइना की जो राइज़ हो रही है, इकोनॉमिक राइज़ हो रही है, बड़ा ग्रेजुअली और बड़ा इफ़ेक्टिवली वो ऊपर आ रहा है। ये जब ऊपर आ गया तो फिर अमेरिका की जो दुनिया में जगह है वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली दे थिंक कि चाइना शायद उनकी जगह टेक ओवर कर लेगा। वेयर चाइना कहता है जी कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और वो कहते हैं कि इस 2049 तक जब उनके 100 साल हो जाएंगे तो वी विल बिकम अ कंट्री ऑफ सम रेकनिंग। का तो ये स्टांस, उन्होंने कभी आज तक वॉर शुरू नहीं की है, उन्होंने सिर्फ अपना डिफेंस किया है। अगर आप देखें तो जब से चाइना क्रिएट हुआ है, 100 ईयर्स जब हो जाएंगे इनके, और उससे पहले भी, तो इनका जो है वो कल्चर ही नहीं रहा वॉर्स का और इन चीज़ों का। वेयर हैज़ अमेरिका जो है, अमेरिका पहले भी और फिर इवन आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन और 9/11 के बाद अगर आप देखें तो वॉर्स के अंदर कंटिन्यूसली बिजी रहा है, और अभी भी वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वॉर्स में बिजी है। जब अमेरिका ने अपनी नेशनल स्ट्रेटजी पॉलिसी लिखी है, एंड इट वाज डन ड्यूरिंग ट्रम्प साहब के टाइम में भी, और उनसे पहले वाले लोगों ने भी की, बाद में भी हुई, कि उन्होंने उसमें इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया, एंड इट आल्सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। व्हेन वी से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो वो ये समझते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे रीजन में, और जब हम रीजन की बात करते हैं तो ये सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं हो रही है, वो बात करते हैं जितना भी ये रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन, या जिसको वो अपने लफ्ज़ों में इंडो पैसिफिक कहते हैं। हम लोग चाइना इसको एशिया पैसिफिक कहता है। तो एशिया पैसिफिक में वो इंडिया को लीड देना चाहते हैं। जब वो इंडिया को लीड देना चाहते हैं तो जितनी भी एलाई कंट्रीज हैं अमेरिका की, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए वो जो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना ओपनली वो नहीं करते, और ये अमेरिकन स्कॉलर्स खुद कहते हैं ओपनली, दे हैव बीन सेइंग इट। मेरे सामने की बात है, मैं अभी उनके नाम तो ज़ाहिर नहीं ले सकता। तो वो कह रहे थे कि ये टाइम ऐसा है कि इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके खिलाफ अमेरिका नहीं बोलेगा। बट डिस्पाइट दैट, अभी जैसे मिस नादिया ने भी बोला कि ट्रंप ने कहा दिस इज शेमलेस, और शेमलेस किसको कहा? मोदी के एक्ट को कहा। फिर अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने ये बात की, कल भी बात हो रही थी, मार्को रूबियो की आपने बात की, कि वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पूरी दुनिया जो है, अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक साइड पे भी पाकिस्तान इज़ विनिंग, कि अभी तक जो ग्रेटर पावर्स हैं और इवन स्मॉलर पावर्स, किसी ने भी उनके साथ खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये एक्ट पाकिस्तान का है। उन्हें कंडेम किया टेररिज्म को, जो पाकिस्तान ने भी किया है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन जो ओरिजिनल आपका है कि व्हाई नॉट, तो वो उसका जवाब ये है कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड एलाइज हियर इन द रीजन, एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उनको बहुत ज़्यादा वो नाराज़ ना करें। बट एट द सेम टाइम दे थिंक, मेरे ख्याल में, कि वॉर होनी जो है वो इंडिया के फेवर में भी नहीं है, और ना ही अमेरिका और उनके एलाइज के फेवर में। वट एवर पावर इंडिया इज एक्यूमुलेटिंग, कन्वेंशनल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, जो भी है, उसको तो वो तैयार कर रहे हैं कि ये उनका पहलवान है जो अल्टीमेटली चाइना से लड़ेगा। तो दे डोंट वांट कि वो अपनी एनर्जीज और अपनी चीज़ें जो है वो इधर वेस्ट करें, और पाकिस्तान उसके पाँव की जंजीर बन जाए। राइट, ठीक है सर, साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें कोमोडोर रिटायर्ड आबिद राना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। कहिएगा कि अब ये बात बार बार हम एक ऐसे मुल्क की कर रहे हैं जिसने प्रोपेगेंडे में हद पार कर दी है, आज भी बार बार प्रोपेगेंडे किए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि ये प्रोपेगेंडे ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं, ये फेक न्यूज़ ज़्यादा देर टिक नहीं पा रही है, अगले ही लम्हे बिल्कुल बाउंस बैक हो जाती है। इंडिया को लगाम डालेगा कौन?
क्योंकि कौन ऐसा मुल्क है जो सालिसी का किरदार अदा करे या टेबल टॉक पर लेकर आए, या फिर कम अज़ कम उसको लगाम तो डाले कि बस बहुत हो गया, इतनी वायलेशन हो गई, आई थिंक इट्स इनफ। जी देखें, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो जो आपने इंडिया के प्रोपेगेंडा की बात की है, ये इंफॉर्मेशन एज है, सोशल मीडिया का टाइम है। यहाँ पे झूठ बोलना शायद उस तरह से मुमकिन नहीं रहा जिस तरह पहले इंडिया एंजॉय कर सकता था। इंडिया को लगाम पाकिस्तान ही डालेगा जी, एंड यही इंडिया का सबसे बड़ा मसला है। इंडिया चाहता है कि इस पूरे रीजन के अंदर तमाम कंट्रीज उसके सामने फ्लैट हो जाएं और उनको लगाम डालने वाला, इन अदर वर्ड्स उसकी हेजमनी को चैलेंज करने वाला कोई मुल्क बाकी ना बचे। राइट। ऐसा नहीं हो सकता हमारे केस में। हमने अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर कोई समझौता न किया है, ना हम करेंगे। और ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं है, ये मिनहसुल कौम, हमारी कौम का फैसला है। और मेरे ख्याल में इसके बारे में कोई अभाम हमारे यहाँ मौजूद नहीं है कि हम अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी और अपनी अना के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमने ये समझौता करना होता तो हम पास्ट की बहुत सारी इस तरह की जो जहमतें हैं उनको अवॉइड कर सकते थे। हमने ना पहले पास्ट में कभी किया और ना अब कभी करेंगे। ये इंडिया की खाम ख्याली है। हम उसकी हेजमनी को चैलेंज करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। सही, ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। जब ये ट्रम्प ने ओवर टेकिंग हुई थी तो बड़े सारे लोगों की नज़रें थी कि ट्रम्प पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि बड़ी सारी पार्टियों की भी उनसे जो उम्मीदें थी वो वाबस्ता थी। लेकिन जब उन्होंने बात की सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान ने किया है इतने अरसे में और 2 दहाइयों से कर रहा है, और फिर जिस तरह से उसको वो कोप भी कर दुनिया के सामने एक सॉफ्ट इमेज भी उसका उभर कर आया है, वो बड़ा काबिल सताइश है। उस बयान के बाद फिर हम देखते हैं कि ये अब की सूरत हाल, उस तरह के स्टेटमेंट सब सामने नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं जो उनका मीडिया इंटरव्यूज़ कर रहा है, डिफरेंट जो एंकर्स हैं वो बात कर रहे हैं, वो बड़ा बायस्ड होकर तज्जिया दे रहे हैं। इस अरसे में ऐसा क्या हुआ है कि ये मामला थोड़ा सा रद्दोबदल इसमें हमें होता नजर आ रहा है? देखें, ट्रंप जो हैं वो बादबानी कश्ती हैं, जहाँ की हवा हो वहाँ वो चलना शुरू हो जाते हैं। ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। दूसरी बात, आप इसके बड़े गौर कीजिएगा कि अभी जो ट्रंप साहब की काबीना है उसके अंदर जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसकी जो चीफ हैं, क्या उनका नाम तुलसी गैबर्ट तो नहीं है, जो कि एक भारतीय निजात खातून है? क्या वही तुलसी गैबर्ट आज से जो है तकरीबन 5 हफ्ते पहले इंडिया में नरेंद्र मोदी से तो नहीं मुलाकात करके आई? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि JD वेंस की वाइफ उषा बाला वेंस जो है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टाइम पे उनकी काबीना के अंदर जो ट्रंप के एडवाइजर्स और उनके जो सबसे करीब तरीन हैं, उनके अंदर 42 लोग जो हैं वो भारतीय निजात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टाइम जो पिछली काबीना थी बाइडन साहब की, उसके अंदर तमाम जो इवन उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी वो भारतीय जो है कमला देवी हैरिस जो थी, वो कहीं भारतीय निजात तो नहीं थी? ये हम किसको देखिए, अगर हमने पाकिस्तान के लोगों की तसल्ली और तशफ़ी करनी है तो मैं अभी आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। मगरिब को देखें, आपने जैसे बात कही, आज उनका बयान क्यों नहीं आ रहा? क्या वही 7वां बहरी बेड़ा नहीं है जो अमेरिका का आ रहा था और फिर नहीं आया और फिर हमारा जो बांग्लादेश है वो बन गया? क्या ये वही अमेरिका नहीं है जिसने हमेशा हमें जो है वो मुश्किल वक्त में तना छोड़ा? सही तारीफ की, पर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की। क्या हमारे $700 मिलियन जो कोएलिशन सपोर्ट फंड के थे वो अदा कर दिए हमें? ये जो $10 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ गए, ये बेचारे भोले से थे, गाड़ी की चाबियां छोड़ गए बेचारे, 1-2 पिस्तौलें छोड़ गए। $10 बिलियन का असला पाकिस्तान के दिफाई बजट से कहीं ज्यादा 100%। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये एक 2 मिनट में आपने जिस तरह से ये अहाता किया है और जिस तरह से आप कहते हैं ना कि वो दरिया को आपने कूजे में बंद किया, उसी से मुझे जवाब मिल गया है। बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आपकी जानिब से रेज़ किए जा रहे हैं। मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी कि टाइम बहुत शॉर्ट है। अबीराना साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, इस मामले को रैप अप होता कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि पहले इतनी हाइप क्रिएट की गई, कहा गया कि भारत कुछ ना कुछ तो करेगा, वो उसने कर दिया। अब उसके बाद रोज़ाना की बेसिस पे उसको छुपाने के लिए, इसको मिटाने के लिए फिर दोबारा से हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मामला
मामला जाके कहाँ रुकेगा, क्या नजर आ रहा है, अगला स्टेप क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट, ये सवाल अब भी बाकी है। देखें, इन द टेक्निकलिटी ऑफ वॉर देयर आर वेरियस रंग्स ऑफ एस्केलेशन। इसके बहुत सारे रंग्स हैं एस्केलेशन के। अभी तो ये पहला रंग है, हमें इसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तमाम रिस्पॉन्स ऑप्शंस मौजूद हैं, हम उनको एक्सरसाइज करेंगे एट द टाइम एंड प्लेस एंड मीन्स ऑफ आवर चूजिंग, और वो चूज़ हम करेंगे जो हमारी मोस्ट फेवरेबल आउटकम हमें देगा। तो जाहिर है उसके बाद द बॉल विल बी इन इंडियाज कोर्ट। लेकिन इसके ऊपर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। ये रंग्स ऑफ एस्केलेशन उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक कि दोनों कंट्रीज इस बात को रिजॉल्व नहीं करते। इसका अल्टीमेट रेजोल्यूशन बहरहाल टेबल के ऊपर ही होगा। ठीक है, टेबल के ऊपर होगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब शायद कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और वो देखिए, पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर बना था तो हमारा ये एक स्टेटेड नैरेटिव है कि हम कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएंगे। भारत आपका जो है ये ब्लफ कॉल कर रहा है और आपको वो कन्वेंशनल वॉर में, और जिस तरह से अभी कहा गया ये गलत है। आई एम सॉरी, आई टेंड टू डिसएग्री कि हम इसको प्रोलॉन्ग करें। प्रोलॉन्ग तो वो करना चाहता है भारत, प्रोलॉन्ग करेगा तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमारे खिलाफ हो जाएगी। प्रोलॉन्ग करेगा तो पब्लिक सपोर्ट खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, यही पॉइंट लोग भी रेस कर रहे हैं और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि जो उनकी जानिब से बार बार ही कहा जा रहा है कि आप रिटेलिएट करेंगे तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। बल्कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हमारे अफवाज जितने स्ट्रॉन्ग है उससे कई ज़्यादा उनका बैक जो है वो उनका नेशन है। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल ने हमारा साथ दिया, कोमोडो रिटायर्ड आबिद राना और नादिया मिर्जा साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल इतना ही। वॉर रूम से मुस्तकिल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट्स के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।